संक्षेप में है ये जो अध्याय है कंप्लीट हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। चलिए शुरू करते हैं। तैयार हो गए आप? हाँ मयंक, चलो देखिएगा, हम लोग जो अध्याय कौन सा है, 7 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 7 में विजयनगर साम्राज्य को पढ़ेंगे। सन याद करिएगा, विजयनगर साम्राज्य जो है 1336 से 1646, 310 वर्ष का शासन काल है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। क्या क्या प्रश्न आता है मैं बताऊंगा। कृष्णदेवराय के बारे में पूछेगा, अष्टदिग्गज के बारे में पूछेगा, अमर नायक प्रणाली क्या है पूछेगा, हरिहर बुक्का या संगम वंश के बारे में पूछेगा। तो चलिए इस बारे में हम शुरू से पढ़ते हैं। आप लोग तो बुक से पढ़ चुके हैं मगर हम तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। देखिएगा 1336 ऐसा काल था जब 2 भाई हरिहर और बुक्का, ये जो थे कांपली राज्य के मंत्री थे, इनको बंधक बना लिया गया। युद्ध हुआ, पराजित हुए, बंधक बना लिया गया। कौन? पागल बादशाह मोहम्मद तुगलक ने बंधक बना लिया और इनको जबरदस्ती बलपूर्वक इनको इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा गया और ये अपनाए भी। बाद में विद्यारण्य है ना, जो गुरु थे इनके संपर्क में आने से ये फिर से हिंदू धर्म अपनाते हैं और ये उनसे गुरु दक्षिणा लेते हैं और एक राज्य स्थापित करते हैं जिसका नाम होता है विजयनगर साम्राज्य। सन होता है 1336। 2 भाई, देखो इतिहास के पन्नों में ये 2 भाई की जो नाम है अभी भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है कि 2 भाई मिलकर 2 राज्य स्थापित कर लिए, है ना। और आज का समय ऐसा हो गया है 2 भाई अलग होना चाहते हैं और ये 2 भाई मिलकर एक नया राज्य बनाते हैं विजयनगर साम्राज्य 1336। तो मैं यहां पर पूछूंगा मैकेंजी कौन है? हाँ, मैकेंजी जो थे अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने हम्पी नामक नगर को ढूंढा था। हम्पी कहां पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में हम्पी नामक नगर है जिसके अवशेष को ढूंढा है मैकेंजी। इनका पूरा नाम क्या है? कालीन मैकेंजी। याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष है ढूंढने में इनका हाथ है। ठीक है। अब देखिए उस समय जो राजा हुआ करते थे वे अपने आप को राय कहलाना पसंद करते थे। राय, तो प्रश्न पूछेगा राय कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय कहा जाता है। क्लियर? स्थापना के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे बना हुआ है। यहां पर ये कर्नाटक में है वर्तमान में, पहले इसका नाम अलग था मगर विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी हम्पी है और मोहम्मद तुगलक, मैंने बताया ना, इसको इस्लाम धर्म अपनाने के मजबूर किया, अपनाए। बाद में विद्यारण्य उनके गुरु थे, इनके संपर्क में आने के बाद ये हरिहर बुक्का फिर से हिंदू धर्म अपनाते हैं और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंश हुए हैं। 4 राजवंश। कोई प्रश्न पूछेगा विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश हुए? 4। तो पहला क्रम आएगा संगम, फिर दूसरा सालू, देखिए सा के बाद फिर सा आ गया सालू वंश, फिर तुलु वंश आ गया, फिर अरविदु आ गया। तो ये आपको याद रखना है कि तुलु वंश के राजा थे कृष्णदेवराय। प्रश्न पूछेगा कृष्णदेवराय किस वंश से थे? तो तुलु कृष्णदेवराय। तुलु कृष्णदेवराय, इनको तैरना अच्छा आता था। कृष्णदेवराय को तैरने में माहिर थे और तेलुगु में लिखते थे। ये तेलुगु में बहुत सारी चीज लिखे, तो आपको तेलुगु में लिखते हैं तुलु वंश, ये पूछेगा। चलिए शुरू देखते हैं संगम वंश। संगम वंश का जो शासन काल था 1336 से 1485 तक था। आपको कोशिश कर लीजिएगा 1336 में किस वंश का था? संगम वंश का। इस वंश का पहला राजा था हरिहर प्रथम। हरिहर बुक्का में से पहला राजा कौन बना? हरिहर। हरिहर बना और इसने क्या किया? होयसल वंश को पराजित किया। बुक्का, फिर उसके बाद बुक्का राय बना। यह पहली बार ऐसा राजा था जिसने अपने आप को राजा की उपाधि दी थी। राजा मतलब राय की उपाधि दी। ये बोला हरिहर बुक्का नहीं, हरिहर बोला मैं राजा की उपाधि नहीं लूंगा, मगर उसका जो भाई था बुक्का वो राजा की उपाधि ली। राजा धीराज, राजा बुक्का राय पधार रहे हैं। तो ऐसा हुआ होगा दरबार में, मगर इसके में हरिहर पधार रहे हैं, इस विजयनगर साम्राज्य के सेवक हरिहर पधार रहे हैं, मगर इसमें राजा वर्ड का यूज हुआ है। अब देखिए बहमनी साम्राज्य को भी मिला लिया ये बुक्का राय। ब से बुक्का, ब से बहमनी, राज तक इसका क्षेत्र हो गया। फिर आया तीसरा हरिहर सेकेंड। ये पहला ऐसा राजा था संगम वंश का जिसने अपने आप को महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया। ये है हरिहर सेकेंड।
ये इतना ही जानना है और कुछ नहीं जानना है। पहले हरिहर आया, बुक्का आया, फिर हरिहर आया। हरिहर प्रथम है, हरिहर द्वितीय है। हरिहर का जो पुत्र है हरिहर प्रथम द्वितीय कहलाया, है ना। तो हरिहर, बुक्का, हरिहर। क्लियर। संगम वंश समाप्त। चालू वंश का जो राजा था नरसिंह था, समाप्त। तुलु वंश, तुलु वंश 1505 से 1565 तक पहला राजा था वीर नरसिंह तुलु। उसके बाद जो उसका था कृष्णदेवराय। बहुत इंपॉर्टेंट। तेनालीराम सुने हो? तेनालीराम किसके दरबार में था? कृष्णदेवराय के दरबार में था। तेनालीराम मंत्री था और कृष्णदेवराय ने 8 मंत्रियों का एक समूह बना दिया। मैं बोलूंगा इस क्लास में 8 जो एक्सपर्ट होंगे, कोई गाता अच्छा है, कोई भाषण अच्छा देता है, कोई पढ़ता अच्छा है, कोई खेलकूद में, मैं 8 लोगों को सेलेक्ट करके एक टीम बना दूंगा। वैसे ही कृष्णदेवराय ने एक टीम बनाया, 8 लोग थे, उसको कहा गया अष्टदिग्गज। प्रश्न पूछेगा अष्टदिग्गज क्या है तो आपको बताना पड़ेगा। तुलु वंश के राजा कृष्णदेवराय ने अपने दरबार में 8 मंत्रियों को, जो हर कला में निपुण थे, उनका एक युग्म था जिसको अष्टदिग्गज कहा गया। इसमें 8 मंत्री, जिसमें से एक तेनालीराम भी था। मोंगरा आ रहा है समझ में? अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय ने। अब देखिएगा ये बाबर कहां से आ गया। कृष्णदेवराय के बारे में बताया कि दक्षिण भारत का सबसे प्रतापी राजा है कृष्णदेवराय। किसने बताया? बाबर ने। बाबर कौन है? अकबर का दादा, है ना। मुगल वंश के संस्थापक बाबर, है ना। कृष्णदेवराय के बारे में बाबर नामा में भी लिखा है, याद रखिएगा। इनको ही आंध्र भोज कहते हैं, कृष्णदेवराय को दक्षिण का भोज। भोज राजा के बारे में बहुत फेमस है। मध्य प्रदेश का एक शहर है भोपाल, राजा भोज के नाम से पड़ा। अब आ रहा है आंध्र भोज के नाम से कृष्णदेवराय को कहा जाता है। अब इन्होंने तेलुगु भाषा में लिखा है अमुक्त मालदाय, याद रखिएगा। एक ऐसा राजा था, वह अमुक्त मालदाय नामक ग्रंथ लिखा है और संस्कृत में जामवती कल्याणम के नाम से लिखा है। तो याद रखिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिए। ये जो आप जब एग्जाम में लिख रहे हो ना, इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, हेडिंग करिएगा। जो भी लिख रहे हो वो सेलेक्टेड चीज है, आपको यहां पर कचरा नहीं दिखेगा, सेलेक्टेड चीज लिखा हुआ है। तो सेलेक्टेड चीज आपके आंसर में होना चाहिए। अमुक्त मालदाय तेलुगु भाषा में, संस्कृत में जामवती कल्याणम के लिखा है। और इनके जो सेनापति थे सालुतिम्मा थे। कृष्णदेवराय के सेनापति का नाम था सालुतिम्मा। इसी कारण कृष्णदेवराय इतना शक्तिशाली राजा बना। ठीक है। एक टीचर का महान बनता है जब उनके स्टूडेंट होनहार हो, अच्छे हो। ठीक है। तो इसका सेनापति भी होनहार था, ताकतवर था, कुशल रणनीति था। उसका नाम था सालुतिम्मा। तिग्गा मत बोल देना, सालुतिम्मा है ना। अब अष्टदिग्गज समझ में आ गया राहुल? अष्टदिग्गज का अर्थ होता है 8 लोगों का समूह। कृष्णदेवराय के समय 8 क्षेत्रों के मंत्रियों का समूह को अष्टदिग्गज कहा गया। ठीक है प्रीतम। इसके समय में पुर्तगाली आए, उनका नाम था डोमिगो पायस आए, बारबोसा आए। ये यात्री थे जो यूरोप से दक्षिण भारत इनके समय में आए। बहुत सारे चीजों को लिखा इन्होंने, बहुत अच्छा बताया। मगर आपको याद रखना है कि जिस साम्राज्य का उदय हुआ, जिस साम्राज्य का नींव रखा गया, उसका भी अंत निश्चित है, आने वाला है अंत। आपको लगता है कि मेरा उम्र अभी 16-17 साल के हैं, मगर आने वाला समय में आप भी 40 साल के होंगे, 50 साल के होंगे। और आपको 50 साल में, 40 साल में जब फील होगा कि नहीं हमको अच्छे से पढ़ाई करना था, तो हम लोग यहाँ पर होते, है ना। हम लोग वहां पर अपना अतीत के जीवन को बताते हैं, जीते हैं। तो इसका अभी आप लोगों के समय गोल्डन चांस। अच्छा मेहनत करिए, 5 साल में कुछ अच्छा होगा, रिजल्ट आएगा। तो देखिएगा अब आता है कृष्णदेवराय के बाद जो सत्ता में बैठा होना जरूरी है ना। ठीक है। राम राय जब गद्दी पर बैठा तो 4 लोग थे दुश्मन उसके। ठीक है। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, चारों मिल गए। चारों मुस्लिम थे, मुस्लिम साम्राज्य था, और एक हिंदू साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य। अब ये चारों एक साथ युद्ध करते हैं सन 23 जनवरी 1565 को। यह विजयनगर साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा काला दिन था।
इस साम्राज्य का अंत हो जाता है और इसी युद्ध को बोला जाता है बन्नी हट्टी का युद्ध या राक्षस तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध। याद रखना सन 1565 चार मुस्लिम टीम, मुस्लिम दोस्त, मुस्लिम साम्राज्य हमला करते हैं और बुरी तरह से परास्त होते। राजा कौन था? राम राय। परास्त हो गया, मारा गया। अब 65 से 70 में 5 साल तक सैनिक लोग आपस में विद्रोह कर लिए थे। सेनापति अलग था, अपना सुन रहा है, ये कर रहा, तो इस तरह से 5 साल अस्थिर रहता। मगर फिर 5 साल बाद 1570 में अराविदु वंश आता है और ये अंतिम वंश होता है। ये भी कुछ खास नहीं करता जितना कृष्णदेवराय हरिहर संगम वंश ने किया। और इस प्रकार से 4 वंश विजयनगर साम्राज्य में आज मतलब 4 वंश स्थापित थे और चारों वंश के बाद यह विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में भी आया और तालीकोटा राक्षस तंगड़ी का युद्ध में परास्त हो गया। तो याद रखिएगा तालीकोटा का युद्ध किस वंश में हुआ? तुलु वंश में। ठीक है, तो देखो राजा कितना महान था और उसके बाद उसके जो नाती थे वो उसके समय ऐसा हो गया, राम राय। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। अब आ रहा है अमर नायक प्रणाली क्या था इसी में। यहां तक क्लियर हुआ? 4 वंश आरती आया समझ में? कुछ आया? कितने वंश थे? 4 वंश थे। पहला वंश कौन था? संगम वंश के 3 राजा का नाम बताओ। हाँ, किस राजा ने पहले अपने आप को महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? हरिहर सेकेंड, महाराजाधिराज। ठीक है, अब बताइएगा किसके समय तेनालीराम थे? तेनालीराम किसके दरबार में थे? किस राजा के समय? बहुत अच्छा, कृष्णदेवराय के समय तेनालीराम थे। और तेनालीराम किस वंश के थे? तुलु वंश के थे। अष्टदिग्गज क्या है? प्रश्न पूछेगा। हाँ, 8 मंत्रियों के समूह को अष्टदिग्गज कहा जाता है। और मंत्री कौन है? कृष्णदेवराय के दरबारी मंत्री। ये 8 विधाओं में महारत हासिल है, उसमें से एक तेनालीराम है। ये अब कृष्णदेवराय को क्या कहा जाता है? आंध्र भोज। इसके समय में 2 ग्रंथ लिखे गए, अमुक्त मालदाय और जामवती कल्याणम। इसके समय पायस और बारबोसा आए थे। क्लियर? अब उसके बाद आता है राम राय। राम राय के समय चारों आपको याद रखना, पहला नाम क्या बताओ? ए बी बिदर। ये चारों को याद रखिए, चारों लोग मिलकर आक्रमण करते हैं और ये परास्त हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा ये जो था इसमें, और हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे। चलिए इसमें बुक निकालिए, बुक से पढ़ते हैं। कुछ बुक में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं पेज नंबर नए बुक के हिसाब से बता रहा हूं। इसमें है पेज नंबर 184। इसमें है नायक। नायक कौन था? प्रश्न पूछेगा। अरे भाई, जो किलों का नियंत्रण करता था, अरे सेनापति था, नायक कहलाया। क्लियर? नायक विजयनगर साम्राज्य के समय किलों पर नियंत्रण करने वाला और सेना का प्रमुख को कहते थे नायक। ये तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। क्लियर? कोई बताएगा? और इसके समय कोई विद्रोह नहीं होता था, है ना? ये बताया गया। मयंक बताएगा नायक कौन थे? अरे बेटा कैसे करता है? कुसुम बताएगी, रोशनी बताएगी, अरे अभी तो बताया, मोंगरा बताएगी। क्या सर? नायक अनिल कपूर का फिल्म का नाम मत बता देना। आपको यहां बताना है कि सेना का प्रमुख को नायक कहते थे। समझ लो सेना है, क्लास का प्रमुख को क्लास कैप्टन बोल दिए, है ना? एरोप्लेन चलाने वाले को पायलट बोल दिए। ठीक है, क्लास का जो टीचर होगा, क्लास टीचर हूं मैं। भाई सेना का प्रमुख को क्या बोलते थे उस समय? नायक। विजयनगर साम्राज्य में। समझ में आ रहा है ना? अब आ रहा है, अब सर नायक तो समझ में आ गया सर, फिर अमर नायक क्यों बोल दिए सर? अमर नायक, अरे भाई पढ़ते हैं इसको, देखिएगा। बता रहा है कि अमर नायक सैनिक कमांडर थे। ठीक है वर्षा?
जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए गए थे। इनका जो कार्य था कर वसूलना। किससे कर वसूलेगा? किसानों से। आप किसान हो, कर वसूलेंगे। आप शिल्पकार हो, आप व्यापारी हो, सबसे कर वसूलते थे। और ये रख रखाव करता था क्या क्या का? हाथियों का खर्चा करता था, सिंचाई मंदिरों में, और साल में एक बार राजा के पास जाकर उनको उपहार देता था। ठीक है, तो अमर नायक, ठीक है, याद रखिएगा। अमर का शब्द होता है संस्कृत का समर से, जिसका अर्थ होता है युद्ध, लड़ाई। ठीक है, कुलीन व्यक्ति, एक ऊंचा व्यक्ति, कुलीन व्यक्ति होता है। तो प्रश्न पूछ चुका है, हर 2 साल में रिपीट करता है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। अमर नायक कौन थे? फिर से, विजयनगर साम्राज्य के समय अमर नायक व्यापारियों, किसानों एवं शिल्पकारों से कर वसूली करने वाला अधिकारी होता था। यह मंदिरों का, सिंचाइयों का, हाथियों का रख रखाव करता था। अमर नायक साल में एक बार राजा के पास जाकर उन्हें उपहार देता था। अमर नायक का स्थिति बहुत अच्छी थी, इस कारण यह अमीर हुआ करते थे। अमर नायक, क्लियर हो गया? नहीं हुआ? कैसे बेटी ध्यान से सुनती नहीं रे? हाँ, अमर नायक का अर्थ होता है जो, तू क्या है? किसान। सागर क्या है? व्यापारी। और ये लोग मूर्तिकार, शिल्पकार। इनसे टैक्स वसूलना, कर लेना। जो मुनाफा हुआ ना किसानी में, जो मुनाफा हुआ उससे कर वसूलते थे लोग जा जाके, और वसूलेंगे, पैसा तो आ गया इनके पास, वसूली करते थे लोग, और राजा को उपहार देते थे। तो ये अमर नायक प्रणाली था। एक क्षेत्र बांट दिए, इस क्षेत्र का अमर नायक कौन होगा? ममता, लवसरा, डेरागर, बेलाडी के जितने भी किसान हैं, मूर्ति का सबसे टैक्स लेगी, वसूली करेगी। ले ली और राजा के पास जाके उपहार दे दी और अपने पास रखी भाई। तो अमर नायक प्रणाली बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और घोड़े के व्यापारी को क्या कहते थे भाई? खुदी रही चट्टी, है ना? ये तो अलग भाषा है। चलिए, अब यहां पर आपको जानना है, कुछ पुस्तक की ओर आते हैं हम लोग। प्रश्न पूछेगा, हाँ हाँ हाँ, पेज नंबर नए बुक में 183। अब प्रशासन को पूछते हैं। अरे भाई, इसके पहले हम लोग कुछ याद कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रायचूर दोआब, एक रायचूर दोआब। दोआब मतलब 2 नदियों का बीच का क्षेत्र, मिट्टी क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र। पंजाब 5 नदियों का संगम, जो स्थल होता है ना, क्षेत्र होता है जहां की मिट्टी उपजाऊ होती है। तो यहां पर याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य तुंग, भद्रा और कृष्णा नदी के मध्य में था। कौन कौन सा नदी? तुंग, भद्रा, कृष्णा नदी के बीच, याद रखना भाई। उपजाऊ क्षेत्र है, किसान लोग माला माल हो जा रहे हैं, है ना? ठीक है, ये हो रहा है। देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? पतन के कारण को याद रखना है, 4 पॉइंट है। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? केंद्रीय प्रशासन राजा हुआ करता था। मंत्रिमंडल, इसको क्या बोलते थे? सभा नायक बोलते थे, जो मेन होता था। कितने लोग थे? 20 सदस्य थे। दंड नायक का अर्थ होता है न्यायाधीश, जज। सचिवालय भी था, सैन्य व्यवस्था भी था। सेना कैसी थी? हाथी, घुड़सवार, पैदल थी। पुलिस व्यवस्था भी थी, न्याय व्यवस्था थी। प्रांत कैसा था? प्रांत भी था। प्रांत राज्य मंडल में बटा हुआ था, 3 मंडल में बटा हुआ था। अब इंपॉर्टेंट आ रहा है नायंगर व्यवस्था। नायंगर व्यवस्था प्रश्न, जो नया नया लगता है ना, वो प्रश्न कुछ नायंगर व्यवस्था। देखिएगा, ये था एक प्रकार का सामंत व्यवस्था थी। सेना रखते थे, एक निश्चित भूखंड में इन्हें एक कर प्राप्त करने का अधिकार था। प्राय इनका एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण नहीं होता था। ठीक है, नायंगर व्यवस्था, यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, एक ऐसा व्यवस्था था जो ये लोग सैनिक थे। सैनिक लोगों के पास क्या था? जमीन था। जमीन में जो भी खेती करते थे किसान लोग, उनसे कर वसूलते थे। और युद्ध होता था तो यही लोग युद्ध में शामिल होते थे। समझे? अरे भाई, राजा लोग इनको पेमेंट नहीं देते थे हर महीने का, तो ये लोगों को जमीन दे दिए, जाओ भाई जाओ,
1000 एकड़ जमीन दे दिए 50 लोगों को, तुम लोग किसानों से खेती कराओ, जो मिलेगा टैक्स अपना खाना पीना, मगर राजा से कोई भी पेमेंट मत मांगना, और राजा जब युद्ध करेगा तो तुम आ जाना सैनिक बन के। तो यही नायंगर व्यवस्था है। अब कंफ्यूज मत होना, उसमें एक था अलवर नयनार, है ना, नयनार अलग है, सूफीवाद भक्तिवाद पढ़े थे हम लोग, मगर ये नायंगर है, नायंकर। अगला है अयंकर, अरे यार कंफ्यूज हो जाओगे, पढ़ा दें। अरे भाई एक समूह था जिसको अयंगर बोलते थे, ये अधिकारी होते थे, ठीक है, इनके पद पैतृक होते थे, किसी के पास अपने पद को गिरवी रखने बेचने के। अरे भाई कोटवार हो गया ना, कोटवार का बेटा कोटवार, उसके लिए कोई लगता है क्या डिग्री विग्री? नहीं। तो ये अयंगर व्यवस्था में ये अधिकारी लोग हैं भाई, अयंगर, ठीक है कृष्ण, ये लोग पैतृक हो रहे हैं भाई। पैतृक मतलब ये अधिकारी हैं, अधिकारी वर्ग है, समझ लो कोटवारिच है और ये पैतृक होते थे, ये व्यवस्था है, ठीक है। अब पन्ना पलटा लीजिए थोड़ा सा, देखो इसमें विजयनगर साम्राज्य में आयंगर व्यवस्था थी। आयंगर व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारी कर्मचारी आते थे, ये इनके पास मकान हुआ करता था, जमीन हुआ करता था। इनकी मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र हैं वह क्या बनते थे? अधिकारी बनते थे। तो अधिकारियों का एक पैतृक वंश होता था, है ना। उदाहरण के रूप से वर्तमान में कोटवार हर गांव में होता है, कोटवार का जो पुत्र होता है ना, या उसके घर के होते हैं, वो लोग कोटवार बनते हैं, है ना। और उनके लिए एक जमीन रहता है गांव में, उसमें वो खेती करते हैं, उसको बेच नहीं सकते वो लोग, मगर आयंगर वाले बेच सकते हैं, है ना। कोटवार लोग अपना जमीन नहीं बेच सकते, है ना, अपने भाइयों की भी क्योंकि बंटवारा कर सकते हैं, तो आयंगर ऐसा ही था, मगर ये अपनी जमीन को गिरवी रख सकते थे, है ना, बेच सकते थे। नायंकर एक प्रकार का सैनिकों का एक समूह होता था, जो एक क्षेत्र में रहते थे, उस क्षेत्र में किसानों से टैक्स वसूलते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तो जब भी युद्ध होता था तो इस सैनिक के रूप में राजा का सहायता करते थे, ठीक है कृष्ण, है ना, ये था। अरे भाई उस समय जल संपदा था, कृष्णदेवराय के बनता है, 2 पहाड़ों के बीच एक बांध बनाकर पानी का सप्लाई करते थे, किसके? पाइप के माध्यम से, नाली के माध्यम से। किलेबंदी देख लीजिएगा, और इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, महानवी डिब्बा, महानवमी डिब्बा। अरे भाई नवरात्रि चल रहा है, एक नवरात्रि में गरबा हुआ, अरे दशहरा में रामलीला हुआ, नवरात्रि में रामलीला हुआ, तो रामलीला कहाँ होगा? मतलब थोड़ा ऊंची जगह में होगा ना, मंच में होता है, ऊंचा मंच। तो भाई महानवी डिब्बा विजयनगर साम्राज्य का एक ऊंचा मंच होता था, जहां पर विविध प्रकार की गतिविधियां होती थी, जैसे कि कोई रंगमंच हो गया, नाटक हो गया, तो जिससे आसानी से दूर तक देखा जा सके, ठीक है। ये फोटो है उसका। महानवी डिब्बा क्या है? आपको याद करना पड़ेगा कि विशालकाय मंच था जो 11,000 वर्ग फीट में था, 40 फीट ऊंचा था, लकड़ी का बना होता था। इसमें दशहरा दुर्गा पूजा के दौरान क्या होता था भाई? त्योहार मनाए जाते थे, अनुष्ठान होता था। अनुष्ठान मतलब विभिन्न प्रकार की धार्मिक चीजें होती थी, नृत्य होता था, कुश्ती होता था, प्रतिस्पर्धा होता था, ये है। और ये फोटो दिया है क्या क्या होता था, बन जाएगा शशि, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये हर साल पूछता है। दीपिका देख ले, अभी पढ़ी मगर भूलना नहीं। सागर, प्रीतम, अनिल, याद हुआ? ठीक है, ये आपको जानना है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पढ़ लीजिएगा इसको। बचा हुआ जो है इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। विट्ठल मंदिर है, विट्ठला, दक्षिण भारत को जो भक्ति सॉन्ग सुनिएगा, ये विट्ठला मंदिर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है ना। इस सामाजिक स्थिति को देख लीजिएगा, देवदासी प्रथा क्या थी देख लीजिएगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग को मैं बताऊंगा इसका, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर समझ में आया, तो घर में पढ़ना यह अधिक कंप्लीट हो गया है ये टॉपिक, ठीक है। कहाँ गया ये? कंप्लीट 7 अध्याय हो गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।